हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि चोल एम्पायर को हम देखेंगे, जिसको कहा जाता है चोल साम्राज्य, उसको लेकर। क्योंकि मैं चाहता तो लास्ट सेशन में इसको साथ में एडअप करा देता, बट उसका ज़्यादा महत्व इसलिए बन जाता है कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और एक थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि कोई टॉपिक हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझे, कुछ उसके बारे में डिटेल में भी कुछ हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा हिस्ट्री क्या रही है हमारे देश की, तो उसी को लेकर है ये। पहले मैं आवाज़ वगैरह चेक कर लेता हूँ, फिर सेशन। ठीक है, आवाज़ क्लियर है। बस एक बार अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप यहाँ पे रख दीजिएगा। लास्ट में जब हम सेशन को एंड करेंगे तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा इसमें। पंकज कुमार कह रहे हैं ज्योग्राफी क्लास कब से होगी सर जी? कल देखिए, मैंने बोला था ना, जैसे आज चोल साम्राज्य खत्म हो गया, अब इसके बाद मेरे हिसाब से कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं। कई लोग बोलेंगे पाल वंश करा दीजिए, सेन वंश करा दीजिए, बहुत रेयर आते हैं वहाँ से, और बहुत रेयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर से ही करके निकल जाए। बाकी अगर मेरी हेडेक है तो मैं इसको जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। मतलब कि ये ऑलमोस्ट आज का क्लास लास्ट क्लास है हिस्ट्री का। इसके बाद एक क्लास मैं कंप्लीट कराऊंगा जिसमें इस्लाम धर्म, आपका जो पाल डायनेस्टी, जो जहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, मतलब 100 में से 1% कभी हो जाए कि एक शिफ्ट में आ जाए, तो उसको कराएंगे। बाकी सिलेबस आज खत्म कर दिया हमने। इसके बाद फिर हमारी कल से सारी ज्योग्राफी क्लासेज होंगी। ठीक है, तो पंकज कुमार, आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कह रहा हूँ। अब मैं सेशन की तरफ बढ़ता हूँ और जो आपके लास्ट टाइम के जो क्वेश्चन होंगे उनको समझेंगे। देखिए, चोल एम्पायर की बात हम करते हैं तो अगर बोला जाए कि भारत का ही नहीं, विश्व का ऐसा एम्पायर जिसने बहुत उस ज़माने में एक ऐसी ऐसी इनोवेटिव चीज़ें करी जो आज के टाइम पे भी सोचा जाता है कि ऐसे कैसे कर लिया इन्होंने। चाहे इनके आप आर्किटेक्ट काम को देखेंगे या बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात, इन्होंने उस ज़माने में जब कोई नेवल एक्सरसाइज अगर हम बात करते हैं या नेवल इनकी फोर्स के बारे में बात करते हैं, उस ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता। जो अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत पुरानी बात है, लगभग आप 9th सेंचुरी की बात कर सकते हैं। ये 850 एडी के अराउंड इनका आपका शासन शुरू होता है चोल साम्राज्य का एम्पायर का, और उस ज़माने में इनकी नेवल फोर्स बहुत मजबूत थी। तो इन्होंने कई इनके अच्छी अच्छी बातें मैं बोलूँ, जैसे कि पूरे विश्व में, भारत में तो आप छोड़ दीजिए कि भारत में ऐसे कोई साम्राज्य रहा है। जैसे अगर आप बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल एम्पायर हो गया, ये सभी एक सीमित इलाके तक ही सीमित है। अगर हम बात करें, भारत में भी इनका पूरा वर्चस्व नहीं था। मुगल एम्पायर देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत देख लीजिए। हाँ, दिल्ली सल्तनत में एक शासक था जिसको मैंने अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिया था। बस वही एक शासक रहा जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण करने की कोशिश करी थी, पर पूरा सक्सेस नहीं रहा। हाँ, पर कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो पहुंच गया था। बाकी आप कोई भी शासक को उठा के देख लीजिए, कोई भी लंबे समय तक बड़े इतने इलाके को ऑक्यूपाई करके नहीं सस्टेन कर पाया। उनमें से एक है चोल साम्राज्य, जिसने खुद ही नहीं, मतलब मैं बात करूं भारत का ही नहीं, विदेशों में भी इन्होंने आक्रमण करे और वहां पर भी इनका सक्सेसफुल कैंपेन देखने को मिला, और लगभग 450 वर्षों तक इन्होंने शासन करा है। बहुत बड़ी बात होती है 450 साल। तो उन्हीं को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। मेरा खुद बहुत थोड़ा अंदर से था कि मैं इसको अच्छे से समझाऊं, तो इस टॉपिक को लेके चलते हैं। बाकी आपने देखी होगी, मूवी आई थी पोलियन सेल्वम नाम था इस मूवी का। ऐश्वर्या बच्चन और आपके बड़े बड़े, जिनको विक्रम कहा जाता है, जो आपने मूवीज़ देखी होगी, अपरिचित वगैरह, उसके जो एक्टर थे वो इसमें लीड रोल में थे, और बहुत हिट हुई ये मूवी। तो उसका सेकंड पार्ट भी आया अभी हाल ही में, जिसको PS2 कहा जा रहा है। तो वो पूरी बेस है चोल एम्पायर पे। तो उसको लेकर भी कई कंट्रोवर्सीज रही थी, उनको हम लास्ट में देखेंगे। वैसे ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे होते तो उसको बहुत डिटेल में समझाता मैं। तो अब समझते हैं कि चोल एम्पायर के बारे में कि क्या कहानी थी, क्या रहा था। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इनका 450 वर्ष तक का इतिहास रहा इनका। और अगर मैं बात करूं, पूरे भारत की ही बात करता हूं सबसे पहले, क्योंकि हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऐसा एम्पायर पूरे भारत में ही नहीं देखा गया। अगर हम बात करते हैं, आप मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो उनका इलाका सीमित था नॉर्थ इंडिया में, भारत में दक्षिण भारत तक सीमित नहीं था। दक्षिण भारत में उन्होंने कभी इतना काम करा ही नहीं। वो एक तरीके से नामात्र शासक बैठा देते थे, और ज़्यादातर अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र तक वो सीमित रहते थे। आपको मैंने बताया था, जो जिसका नाम था आपका औरंगजेब, वो दक्षिण भारत में जीतने के लिए 25 साल उसने लगाए, पर भी उसको कोई सक्सेस नहीं देखने को मिली। तो चोल एम्पायर आप देखेंगे तो खुद तो पहली बात तो इन्होंने तमिलनाडु इलाके को कैप्चर करा था। उसके बाद ये आगे आगे गए, और जो आज के टाइम पे हमारा उड़ीसा, बिहार, इस वाले इलाके को कैप्चर करा। अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको बहुत डिटेल में। उसके बाद इन्होंने करने के बाद लक्षद्वीप वाला इलाका हो गया, आपका जो जो सारी चीज़ें, मालदीव हो गया, आपका म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, जो भी इधर के पार्ट हैं सारे के सारे, जिसको साउथ एशिया कहा जाता है, साउथ ईस्ट एशिया, वो सारे एरिया को इन्होंने ऑक्यूपाई करा और बहुत सक्सेसफुल रहे ये इन चीज़ों को लेकर।
तो कहने का मतलब, और हाँ एक और सबसे ज़रूरी बात, श्रीलंका, इसको भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो आप समझेंगे कि भारत में ही नहीं, इन्होंने आगे भी आक्रमण करे। और यहाँ तक क्यों सीमित थे, अगर ये बोला जाएगा, कई लोग सोचेंगे कि दक्षिण भारत में ही क्यों सीमित थे, आगे क्यों नहीं गए। तो आगे जाने के कई कारण होते हैं किसी साम्राज्य के, किसी के विस्तार करने के। जो भी इन्होंने विदेशी आक्रमण करे हैं इधर की तरफ, ये आक्रमण करने का भी इनका ये पर्पज था कि इन्होंने, मैं इनकी बहुत डिटेल में कहानी समझाऊंगा क्या कारण था इन्होंने यहाँ आक्रमण करा। पर इधर की बात करते हैं तो इनका इतना, जो इतिहासकारों के मत है कि इनका इतना ध्यान था ही नहीं, क्योंकि आप देखेंगे साउथ इंडिया एक अलग ही कल्चर स्टार्टिंग से रहा है, ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं। और इन्होंने एक दो जगह आक्रमण करे भी और उसमें सक्सेसफुल भी रहे, पर इन्होंने ज़्यादा जिज्ञासा नहीं करी आगे जाने की। इन्होंने इसी इलाके को देखा जिसको बहुत ज़्यादा ये फ्रूटफुल मानते थे अपने लिए। तो इसी को स्टार्ट करते हैं, चोल एम्पायर के बारे में। मैंने पृष्ठभूमि रख दी आपके सामने कि आपको चोल एम्पायर आते ही दिमाग में सब चीज़ें क्लियर होने लग जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चोल एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था। तो आप, मैं एक मैप थोड़ा सा बनाता हूँ पेनिनसुलर इंडिया का, जिससे आपको कुछ क्लियर हो। तो देखिए, ये पूरा वाला पार्ट जो था इनके पास, ये वाला पार्ट जिसको आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु कहा जाता है, वो इनके पूरे मेजर इनके रोल में था जो था। फिर धीरे धीरे इन्होंने इस वाले पार्ट को भी अधिकार करना शुरू करा, ठीक है। फिर इसके बाद ये आगे बढ़े और ये आपकी जो भारत का इधर वाला पार्ट चले जाता है, जो आपका ओडिशा वाला पार्ट है। फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो असम वाला पार्ट, असम तक तो नहीं गए थे, पर हाँ यहाँ तक बहुत हद तक ये आ गए थे। इसके कारण ये भी है कि माना जाता है कि आगे तक इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पर आपको पड़ जाता है हिल एरिया। और उस जमाने में हिल एरिया में कोई भी जो राजा हुआ करते थे, एम्परर हुआ करते थे, वो नहीं जाना पसंद करते थे। आप किसी भी देख लीजिएगा, पूरी पढ़ेंगे बायोग्राफी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ना चाहा था एक बार कि कारण क्या है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों के बारे में तथ्य होने चाहिए कि आप किसी की बात को काटें। तो जितना आप देखेंगे तो कोई भी बड़े साम्राज्य रहे हैं, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, आप पल्लव डायनेस्टी को देखो, किसी को भी देखेंगे, चालुक्य डायनेस्टी को, किसी ने भी आगे जाने का ज़्यादा साहस नहीं करा। और कारण ये था क्योंकि यहाँ पर कोई महत्व नहीं था, जगह ऐसी थी, पहाड़ी इलाके, तो यहाँ पर रह के क्या करना है। जहाँ पर इनको रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ पर ये अपनी साम्राज्य को बना सकते हैं, वहीं पर ये सीमित रहते थे। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर आक्रमण नहीं करा, यहीं तक ये रहे। इसके बाद फिर उन्होंने लक्षद्वीप, मालदीव, आपका थाईलैंड हो गया, जो आपका कंबोडिया वाला पार्ट है, वहाँ भी इनके कंबोडिया को एक तरीके से कह सकते हैं, जो आपका यहाँ पर पड़ता है कंबोडिया। कंबोडिया की जो डायनेस्टी चल रही थी इनके समकालीन, उनका नाम था अंगकोर, अंगकोर वाट। जैसे मैंने बताया, अंगकोर वाट एक टेम्पल भी है, वैसे एक डायनेस्टी थी। और उन्हीं के साथ इनका अलायंस था, मतलब कह सकते हैं कि दोनों के बीच में मित्रता थी कि अगर तुम पे कोई आक्रमण करेगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और तुम पे, हम पे कोई करे तो तुम मदद करें। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कंबोडिया भी इनके कैप्चर में था, और यहाँ इधर वाले पार्ट में सारा इनके अधिकार में था। तो ये सारी चीज़ हमने समझ ली, जो हमने एक विस्तार बताया, बट बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, तमिलनाडु वाला इलाका इनके अधिकार में था। और आप आंध्र प्रदेश वाला इलाका भी जोड़ लीजिए, और आगे बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र भी इनके अधिकार में बोल सकते हैं। पर ये लाइन टू लाइन बना, एकदम से नहीं बना। एक और चीज़ है, इतिहासकारों के बीच में एक मतभेद देखने को मिलता है, पर ये तथ्य बहुत अभी रिलीज टाइम पे कुछ हुआ है। जैसे कि चोल जो साम्राज्य था किस किस टाइप में रहा है। तो देखिए, चोल साम्राज्य 3 फेज में आया है ऐसे। पहला फेज उसको कहा जाता है अर्ली फेज, अर्ली फेज, अर्ली फेज, या कह सकते हैं अर्ली चोल एम्पायर इसको कहा जाता है। ये बहुत छोटे टाइम पे था, और ये माना जाता है कि 300 बीसी के अराउंड इसको ये एम्पायर देखने को मिलता था, चोल। पर ये इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि ये वही चोल एम्पायर है जिसकी शाखा बहुत आगे 9th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बारे में कुछ तथ्य क्लियर है नहीं, पर हाँ, चोल एम्पायर जो अर्ली फेज में था वो यहीं पर था, 300 बीसी के अराउंड। ये कहाँ से पता चलता है, जब अशोका की स्क्रिप्ट हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनके बारे में मेंशन किया जाता है, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर हम अर्ली एम्पायर की बात करें, इनके चोल एम्पायर के बारे में, तो यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है चोला, जिनको चोल कहा जाता था, जो भी हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका तीसरा हो जाता है इंपीरियल, इंपीरियल चोल एम्पायर। इंपीरियल चोल एम्पायर तब कहा जाता है जब ये विदेशों पर भी अपनी शाखा जमाने लग जाते हैं, जब अपनी नेवल फोर्स को बहुत और मजबूत कर देते हैं, भारत में ही नहीं अदर इलाकों में भी जाके उनको अपने पास रख लेते हैं, अधिकार क्षेत्र में ले आते हैं इंपीरियल। और ये ध्यान रखिएगा कि जो इधर वाले इलाके जो मैंने बताया, यहाँ पर भी इन्होंने आक्रमण कर रखा था, इधर यहाँ पर रहे हैं ये। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बैठ के कैसे, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कैसे कंट्रोल कर लेते थे। ये बहुत बड़ी एक शक्तिशाली बात कह सकते हैं कि चोल एम्पायर में देखी गई कि एक आदमी या एक शासक इतनी दूर बैठा हुआ और यहाँ पर इतने बड़े बड़े इलाकों को वो हैंडल करके चल रहा है, उसी के हिसाब से सब चीज़ें चल रही हैं। कारण ये था क्योंकि ये बहुत पावरफुल थे उस तरीके से, और इन्होंने बहुत अच्छे, एक तरीके से ये मान सकते हैं कि इन शासकों से डरते थे बहुत। जैसे मैं भी बात करूंगा राजेंद्र फर्स्ट के बारे में, या राजा राज के बारे में बात करेंगे, इन सभी को अगर आप देखेंगे तो बहुत पावरफुल शासक के रूप में इनको देखा गया। एक मिनट, थोड़ा सा मैं देख रहा था कोई कमेंट आया है, चलिए आगे देखेंगे।
कहाँ पर देख लिया हमने, तीनों एम्पायर बता दिया। तो पहली बात, अर्ली फेज जो था वो 300 BC के राउंड देखा गया था, बहुत सीमित क्षेत्र तक था। इसके बाद फिर चोला आते हैं जो आपके पूरा एम्पायर संभाल लेते हैं। फिर इसके बाद आता है इंपीरियल, जो ये पूरे विदेशी रूप में भी काम करने लग जाते हैं, तो उसको इंपीरियल चोला कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, ये कौन से धर्म को मानते थे, तो शैव धर्म को मानने के प्रशंसक थे, मतलब सॉरी अनुयायी थे। सेविज्म पे ज़्यादा बिलीव करते थे, मतलब भगवान शिव पर। और आप क्यों बोलेंगे ऐसा, क्योंकि इनके जितने भी आर्किटेक्ट की चीज़ें देखेंगे भगवान को समर्पित है, तो भगवान शंकर के प्रति सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए शैव धर्म मानते हैं। और ये SSC के एग्जाम में आ रखा है, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा, शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, धर्म नहीं बोलेंगे क्योंकि सनातन धर्म का एक पार्ट है, पर हाँ अगर कोई धर्म के किसी हमारे भगवान के प्रति एक जगह ज़्यादातर देखा गया कि उनकी एक ही तरफ रुचि रही, तो उनको एक 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, उस तरीके से। अब इसके बाद हम बात करते हैं कब स्टार्ट हुआ था। 850 AD के अराउंड ये शुरू होता है चोल एम्पायर। अब होता कौन लेकर आते हैं इसको शुरू करने के, उनका नाम था विजयालय, जिनको विजयालय लिखा जाता है, ये इसको शुरू करते हैं विजयालय। इनका क्या था, ये एक सामंत के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, जिसको फ्यूडेटरी कहा जाता है। वो काम करते हैं कहाँ पर, पल्लव डायनेस्टी के अधीन में थे, काम ये कर रहे थे। और पल्लव के अंदर रह के इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा। पर इसके बाद जब ये आते हैं तो इन्होंने एक अलग ही, जब देखा कि मैं इन पे आक्रमण करके मैं अलग कर लूँ या मैं अपने आप को अलग स्वतंत्र घोषित कर लूँ, एक एम्पायर बना लूँ, तो इन्होंने बनाया। और इनका टाइम रहता है 848 AD से लेके 891 AD के अराउंड इनका शासनकाल देखने को मिलता है। इतना शासनकाल इन्होंने संभाला था। ये शासनकाल कभी नहीं आते, मैंने बताया दक्षिण भारत के जो शासक रहे इनके काल नहीं पूछे जाते, टाइम नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं SSC में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि एक हमारे दिमाग में आएगा कि इस जमाने में जब हम बात करते हैं, ये 9th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो इससे पहले क्या हुआ था, इनका एक उदय होने का एक कारण ये भी था कि इन्होंने क्या करा, पल्लव डायनेस्टी समाप्त होने के लग गई थी। जैसे अगर मैं ये भारत को बनाता हूँ, तो मैंने बताया था आपको कि पल्लव हो गए, पांड्याज हो गए। पांड्याज आपके यहाँ रहा करते थे, पांड्याज डायनेस्टी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं पल्लव, मैंने बताया था पल्लव आपके यहाँ पे थे। तो इनके पतन के बाद ही इन्होंने एक तरीके से काम करना शुरू करा। और ये भी कह सकते हैं कि इनके पतन को करने के जो अधिकार था, मतलब जिनके पास हाथ था, वो यही थे आपके चोल डायनेस्टी के शासक। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कावेरी जो डेल्टा वाला इलाका है, उस वाले पार्ट में इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड हो रखे थे शासक के रूप में, जैसे एक पल्लव और एक हो गए पांड्याज। ये 2 तरीके से बड़ी शक्तियाँ थी दक्षिण भारत में, और इनके बीच में संघर्ष हुआ करता था लड़ाई को लेकर, मतलब कौन वर्चस्व की लड़ाई में रहेगा। तो पल्लव मैंने ऊपर बताया, नीचे पांड्याज बता दिए। अब विजयालय ने क्या करा कि बहुत ही दिमाग से काम करा। इन्होंने क्या करा, तंजावुर, जो आपके तंजौर जिसको कहा जाता है, आज के टाइम पे तंजावुर कहते हैं, यहीं पर आपका बृहदेश्वर मंदिर है, बहुत फेमस, आपको मैंने बता रखा कई बार। तंजौर कहा जाता था उस टाइम पे, इसको तंजौर ऐसे लिख देते हैं ना, तंजौर कहा जाता था। तो क्या करा, विजयालय ने तंजौर पर आक्रमण करा। और तंजौर किसके अधिकार में था, पांड्यस के अधिकार में था। तो इसने सबसे पहले यहीं पर आक्रमण करा। इन्होंने आक्रमण करने के बाद पांड्यस को हरा दिया, किसने, विजयालय ने। तो ये जाहिर सी बात है, एक शक्ति खत्म हो गई। तो पल्लव के सामने अब सबसे बड़ी, पहले तो अपनी सेना लेके निकले, फिर पांड्यस को हराया, तो ये शक्ति मिल गई इसको। अब इसने क्या करा कि पल्लव पे भी मुझे आक्रमण करना चाहिए, पर उस समय सोचते सोचते, क्योंकि बहुत बड़ी पावर थी पल्लव, इतनी जल्दी हराना मुश्किल था, तो ये इसी बीच में निधन हो जाता विजयालय का। तो सबसे पहली बात, संस्थापक के रूप में। फिर तंजौर जिसने राजधानी बनाई, वो किसने बनाई, इसी ने बनाई, विजयालय ने बनाई। विजयालय बनाते हैं, और तंजौर में सबसे जरूरी क्वेश्चन आता है कि इनकी राजधानी कौन सी थी, तो तंजौर थी इनकी। हालांकि बहुत लंबे समय तक, 250 वर्ष तक इनकी राजधानी अलग रही थी, उनको हम आगे बात करेंगे। पर पहली राजधानी इनकी क्या हो गई थी, तंजौर हो गई थी, जो इधर वाले पार्ट में रहा करती थी, सॉरी इधर थी आपके पार्ट में। ठीक है, अच्छा अब जाते हैं पल्लव के पास आक्रमण करने के लिए, पर ये इसी बीच में इनका निधन हो जाता है। तो इनके एक बेटे आते हैं, उनका नाम था आदित्य फर्स्ट। अब इन्होंने क्या करना था, इन्होंने फिर पल्लव पर आक्रमण करते और पल्लव को ये हरा देते। तो मतलब कहने का क्या है कि अब एक नया एम्पायर बन गया, जो चोल एम्पायर यहाँ से यहाँ तक हमको देखने को मिल रहा है। पल्लव को हरा दिया और आपके पांड्यास को हरा दिया। तो एक बड़ी शक्ति कौन देखने को मिली। कारण यही माना जाता है कि पल्लव उतने टाइम तक बहुत सीमित मात्रा में रह गई थी इनकी शक्ति, और इसलिए हार गए, क्योंकि 7th सेंचुरी से स्टार्ट होते हैं, आप सभी को बताया था मैंने, 7 या 6 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था ये पल्लव और पांड्यास की जो एक शक्तियाँ। फिर यहाँ आते 9th सेंचुरी में ये समाप्त हो जाते हैं, और इसको ख़त्म करने का काम करते हैं आदित्य फर्स्ट, जिन्होंने पल्लव को समाप्त कर दिया। अब देखिए, इसी वंश के 2-3 प्रमुख शासकों की अगर हम बात करते हैं, उनमें सबसे पहला नाम है राजाराम।
राजा राम। वैसे राजा राम इसको लेकर भी कई बार रहता है नाम में, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। वैसे राजा राज बोला जाता है, राजा राज एक बार चेक कर लीजिएगा, राजा राम है कि राजा राज है। वैसे ये गलत हो सकता है, एक बार देख लीजिएगा, राजा राज कहा जाता है उनको वैसे, राजा राज फर्स्ट। ठीक है, ये आते हैं और इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक सबसे जरूरी काम था इनका, एक मिनट में थोड़ा सा कमेंट देख रहा हूँ किसी का कोई आ रहा है, चलिए ठीक है, यहाँ पर ठीक है, मैं बनाता हूँ अब यहाँ पे। एक आते हैं शासक राजा राज और दूसरे थे आपके राजेंद्र प्रथम। बहुत ज़रूरी नाम है राजेंद्र प्रथम के बारे में, तो आपने देखा होगा हमारे नेवल जो थी, एक अभी नई यूनिट बनी थी, तो उसने जो हमारी नेवी थी, इंडियन नेवी, उन्होंने जो एक नई यूनिट बनाई थी वो इन्हीं के नाम पे रखी थी, क्योंकि भारत का पहला जो इतिहास में नेवी के रूप में किसी एम्परर ने काम करा था तो यही थे। अच्छा, इसके बाद क्या काम होता है कि राजा राज आते हैं राजा राज ने क्या करा, श्रीलंका वाले पार्ट को जीत लिया। सबसे ज़रूरी पॉइंट है जो हम बात कर रहे हैं, श्रीलंका वाले पार्ट को, जो यहाँ पे नीचे अटैच रहता है इसलिए कहा जाता है कि पहला जो इनका विदेशी आक्रमण था, इन्होंने यहीं पर आक्रमण करके इसको जीत लिया था। तो ये क्या हो जाता है हमारा राजा राम के बारे में, सॉरी राजा राज, इसको लेके हमें याद रखना है। क्वेश्चन कई बार आ रखा कि किसने हराया था, तो राजा राज ने हराया था। और यहीं से एक अलग देखने को मिल गया कि इनको सीमा विस्तार करने की आदत हो गई है। इसमें राजा राज के बहुत ज़्यादा अहम रोल रहे थे, यहाँ तक तो था ही, जब इन्होंने श्रीलंका को जीता तो इनके बाद आते हैं इनके उत्तराधिकारी, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो। एक मिनट, ठीक है, कहाँ पर थे, हाँ, राजा राज की बात हम कर रहे हैं तो दो तीन चीज़ याद रखिएगा। पहली बात, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर की नींव रखी थी। बृहदेश्वर जो आज के टाइम पे बहुत फेमस मंदिर है, जो भगवान शंकर को समर्पित है, जिससे ये भी माना जाता है कि सबसे बड़ा ये मंदिर माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर। उस जमाने का 1000 साल पुरानी की हम बात करें और 1000 से ज़्यादा हो गए, और आज भी वो एकदम एग्जिस्ट कर रहा है, वैसी वैसी जो उनकी कला है वैसी चीज़ों के साथ। सबसे पहली बात, जो बृहदेश्वर मंदिर है द्रविड़ कला से बना हुआ है, ये द्रविड़, इसको लेकर बहुत आज तक इतिहासकारों के बीच में मतभेद रहता है कि बहुत बड़ा मंदिर है, और जिसका ऊपर ऊपर का जो इसका सबसे बड़ा जो टापू कह सकते हैं जो बना रखा है, जैसे ये कोने पे आपको दिख रहा होगा, फोटो में क्लियर होगा तो वो जो चीज़ है उसको उसका लगभग वजन अगर हम बात करें 80 टन का है। तो ये इसी को लेकर बहुत डिबेट रहती है इतिहासकारों के बीच में कि इन्होंने बनाया कैसे, ये 80 टन को उस जमाने में कैसे पहुंचाया होगा इन्होंने, ये सबसे ज़्यादा डिबेट रहा है। तो ना तो समय इतनी अगर हम बात करें मेडिकल, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इतनी सब चीज़ें नहीं थी फैसिलिटीज़, तो ऐसे कैसे कर दिया, इसको लेकर डिबेट रहती है। तो बृहदेश्वर मंदिर बनाने वाले व्यक्ति यही थे और भगवान शिव को समर्पित है। और इनका अगर हम वैसे बात करते हैं कि टाइम पीरियड क्या है, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी आ जाते हैं जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम, और यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। एक मिनट, राजेंद्र प्रथम के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली बात, राजा राज के बारे में हमने बात करी है, जिनका बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करा और श्रीलंका को जीतने का जो काम करा था उन्होंने ही करा था, ये भी हमारे लिए याद रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपसे पूछा जाएगा तंजौर किसने बनाई थी राजधानी, तो विजयालय ने बनाई थी, उनका नाम इसलिए ज़्यादा जाना जाता है। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, अगर राजेंद्र प्रथम हो गया, राजा राज के अगर हम पूछते हैं, वैसे टाइम पीरियड बहुत कम आता है, अगर आ भी जाता है तो ध्यान रख सकते हैं 985 से लगभग 1012 के अराउंड इनका टाइम था। फिर इनके बाद आते हैं 1012 और कई जगह 1014 लिखा जाता है, और 1044 तक इनके उत्तराधिकारी जो आते हैं सक्सेसर के तौर पे, उनका नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ये, और ये सबसे प्रतापी शासक माने गए थे, जिन्होंने विस्तार की जो सीमाएं थी वो बहुत आगे तक फैला दी, जो उम्मीद से बाहर थी। राजेंद्र प्रथम ने क्या करा, इन्होंने गंगा बेसिन वाला जो क्षेत्र था उससे आगे और बढ़ गई है अगर देखा जाए इस वाले पार्ट को और आगे इन्होंने बढ़ाया, इधर वाले पार्ट जो मैंने बताया आपको, बिहार उड़ीसा वाले पार्ट पर अधिकार कर लिया। और ये बहुत ही मुश्किल टास्क माना जाता था, क्योंकि इस पर चालुक्यों ने भी कई बार अटेम्प्ट करा था, पल्लवों ने भी अटेम्प्ट करा था, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहे। और ये माना जाता है कि बहुत ही प्रतापी शासक के रूप में इसलिए इनको माना गया, और इन्होंने अपना आपको इसी विजय के बाद गंगीकोंड की उपाधि से सम्मानित करा। गंगीकोंड, गंगीकोंड कहा जाता है, वैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, गंगेकोंड टाइटल। अब ये क्यों है, देखिए गंगा वाला जो मैंने बताया, गंगा बेसिन का जो इलाका था उस पर विजय करने के कारण इन्होंने अपने को इस टाइटल से नवाजा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने बताया था आपको कि एक राजधानी इनकी तंजौर हुआ करती थी। अब इन्होंने क्या करा राजेंद्र प्रथम ने कि ठीक है राजधानी हमारी ये हो गई, तो इन्होंने बोला कि गंगेकोंड, मतलब मैंने इस वाले इलाके को पार्ट करा है, तो यहीं पर एक जगह है आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करता है तमिलनाडु में, जिसका नाम है गंगेकोंड। ठीक है, उसी को इन्होंने अपनी कैपिटल भी बना दिया। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए कि राजेंद्र प्रथम की राजधानी कौन सी थी, तो वो तंजौर नहीं होगी। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है और बहुत डिटेल का पॉइंट है।
वैसे हम ज़्यादातर आंख बंद करके तंजोर लगा देते हैं, पर अगर वहाँ पर आता है तो गंगे कोंड ही लगाइएगा, क्योंकि गंगे कोंड ही अपने आप को एक टाइटल के साथ इन्होंने हर चीज़ को बताया और नया नगर बसाया और इसी को इन्होंने इस नाम से रख दिया। मैंने बताया इनकी नेवी बहुत पावरफुल थी। नेवी जो हो गई इनकी, जैसे मैंने बताया इन्होंने श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। इससे दिखने लग गया था कि राजेंद्र प्रथम को कि अब साउथ ईस्ट एशिया को भी मुझे कॉन्कर करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। इधर वाले पार्ट को, जो आज के टाइम पे बहुत सारे आपको थाईलैंड वगैरह जो देखने को मिलते हैं, इधर वाले पार्ट, इन पर अधिकार करना था। यहीं पर क्या होता है, एक यहाँ पर शासक बैठे होते हैं जिनका नाम था श्री विजय। इनकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। श्री विजय, श्री विजय इस वाले पार्ट में थे, ये साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है। इधर पर ये बहुत बड़ा एम्पायर था। ये राजेंद्र प्रथम के बारे में ये माना जाता है कि इन्होंने, जो श्री विजय थे, ये मानते तो थे कि राजेंद्र प्रथम बहुत प्रतापी शासक है, लड़ाई में बहुत माहिर है और ये आक्रमण कर सकते थे, पर इनको ये नहीं था कि उम्मीद से ज़्यादा कि यहाँ पर आक्रमण करने लग जाइए। इतना बड़ा इलाका है, नेवी वाला इलाका है, ठीक है, इन्होंने इन जगहों पे कैप्चर कर लिया था। साम्राज्य विस्तार इन्होंने बहुत करा, ये वाला पार्ट निकाला, ये लक्षद्वीप हो गया आपका, मालदीव हो गया, ये सारे पार्ट तो इन्होंने जीते आसपास के। पर इनको बिल्कुल यहाँ से उम्मीद नहीं थी श्री विजय को कि ये यहाँ पर भी आक्रमण कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, श्री विजय एक तरीके से यहीं पर एक अंगकोर वाट, जिसको मैंने बताया टेम्पल है कंबोडिया में बहुत फेमस, कंबोडिया की एक डायनेस्टी चल रही थी, अंगकोर वाट डायनेस्टी, और उनकी मित्रता थी किनके साथ, राजेंद्र प्रथम की। कई लोग बोलते हैं कि अंकोर वाट की डायनेस्टी के जो शासक थे वो राजेंद्र प्रथम से डरते थे, इसलिए अलाइन एक तरीके से कर रखा था, अलायंस के रूप में। तो ये जैसे ही पता चलता है कि ये श्री विजय को कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले मुझे कंबोडिया पे आक्रमण करना है, क्योंकि जस्ट एकदम इसके साथ जुड़ा हुआ है वो। तो कंबोडिया डायनेस्टी पे जाके आक्रमण करते हैं, जिसका नाम था अंकोर डायनेस्टी। अब जैसी मौका चाहिए था राजेंद्र प्रथम को, और ये एक डिमांड करते हैं कि हम पे आक्रमण हो गया, आप किसी भी तरीके से मदद करिए। इसको लेके मैं बता दूं, इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि उन्होंने आक्रमण क्यों करा। कई कहते हैं कि ये तो कारण था एक, इनके जो अलायंस पे आक्रमण करा था इन्होंने, इस पर आक्रमण करा, पर कई और भी कारण थे, क्योंकि ट्रेड के हिसाब से भी राजेंद्र प्रथम के दिमाग में था कि मुझे सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करना है इस वाले इलाके को अगर मैं रख लूँ, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से मोनोपोली चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि लगे हाथ यहाँ आक्रमण भी कर लेता हूँ, फायदा भी हो जाएगा। तो ये भी 2-3 कारण माने जाते हैं कि इनका आक्रमण करने का ये मेन पर्पज़ भी था। श्री विजय से आक्रमण करते हैं और श्री विजय पे आक्रमण करते हैं, इनको हरा देते हैं। बहुत बड़ी डायनेस्टी थी अगर हम बात करते हैं इनकी, श्री विजय की, और श्री विजय से यहाँ पर हार जाता है। तो ये ध्यान रखना हमको। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया कि बृहदेश्वर मंदिर अगर आपसे पूछाएगा कब से कब बना था, लगभग 1010 AD के अराउंड बनाया गया था राजा राज के द्वारा। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और जैसे मैंने बताया राजा राज के बारे में एक चीज़ को लेके याद भी नहीं होती कई बार ये पॉइंट, इसको याद रखने का तरीका भी है कि राजा राम जो भगवान राम थे, उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करा था, लंका को जीता था इधर से, श्रीलंका वाले पार्ट को। इसलिए इनको जो एक तरीके से इनकी सिमिलरिटी या कह सकते हैं कि इतिहासकारों ने इनको कई अपने जो लेख लिखे थे उसमें बोला था कि भगवान श्री राम से इनकी बराबरी करी थी, कि श्रीलंका को इन्होंने विजय करा है। तो ये भी एक नाम से याद रख सकते हैं राजा राज, की इन्होंने श्रीलंका को जीता। बाकी जो इलाके थे सारे के सारे राजेंद्र प्रथम के द्वारा जीते गए थे। ठीक है, तो श्री विजय मैंने जो बताया वाला पार्ट भी वैसे हमारे एसएससी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर चोला एम्पायर धीरे धीरे समाप्त होने लगा, इतने प्रतापी शासक नहीं रहे, और जो अंतिम शासक रहे थे उनका नाम था राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र थर्ड। और ये लगभग 79 के टाइम है जब ये अंतिम शासक के रूप में देखे जाते हैं हमारे जो चोल साम्राज्य की। क्वेश्चन आएगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये सारा हमारा चोल एम्पायर के बारे में मैंने जल्दी जल्दी बताया। वैसे बहुत डिटेल के पॉइंट भी बहुत सारे बन रहे थे, पर वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है नहीं कि अगर हम एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर एसएससी नहीं यूपीएससी बन जाएगा और वो हमारे लिए इतना ज़रूरी बनता नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 कुछ देख लेता हूँ क्वेश्चन जो आपके लिए ज़रूरी है, बाकी और कुछ ज़्यादा बनते हैं नहीं। ठीक है, एक चीज़ मैं ये बता दूं, कई लोग बोलते हैं कि गंगेकोंड पूरा नाम क्या था उसकी राजधानी का, तो गंगेकोंड चोलापुरम था, पर वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक बार एसएससी में आया और राजधानी पूछी गई है तो गंगेकोंड ही बोला जाता है, क्योंकि अपने आप को ही गंगेकोंड की उपाधि से नाम दिया, तो इन्होंने बोला इसी नाम से एक राज्य बनाएंगे, तो उस तरीके से। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ याद रखनी कि जो इनके प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था, पर ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, मतलब टाइगर आप कह सकते हैं। बाकी अब मैं ये चोल एम्पायर ख़त्म हो गया, हिस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म है, मतलब ख़त्म ही हो गया है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा। बस वो जो माइनर टॉपिक है जैसे आपका पाल वंश हो गया, सेन वंश हो गया, और इस्लाम धर्म के बारे में जहाँ से क्वेश्चन कुछ आते ही नहीं है, तो टॉपिक कभी भी मन होगा तो करा दूंगा। बस बाकी हमने हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया। अब कल से ज्योग्राफी की क्लास होगी और उसको समाप्त कर देंगे। तो कोई क्वेश्चन है आपके उसी समय तो पूछ लीजिए, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। ये बहुत जो भी क्वेश्चन आपके लग रहे हैं, नहीं तो मैं सेशन को एंड कर देता हूँ। हिस्ट्री आज यहाँ पे ख़त्म, और जैसे ही मैं ज्योग्राफी को ख़त्म करूँगा तो उसके बाद तुरंत
इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। अब तो यही बोलूँगा आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करें, यहीं से आपके सारे काम बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अब कोई लाइव क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहे, तो इस टॉपिक को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही, और अगर नहीं होंगे तो अगले दिन देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।